नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। महिला कल्याण को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार बेहतर काम हुए हैं। यहां तक कि बीते साल राज्य सरकार की लाडली बहना योजना विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। सूबे की मोहन यादव सरकार अब शहरी क्षेत्र की गरीब महिलाओं को पक्के मकान देने की तैयारी में है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के हितग्राही महिलाओं के लिए अब एक और खुशखबरी है। प्रदेश सरकार अब इन गरीब महिलाओं को पक्के मकान बनाकर भी देगी। इसके लिए बजट में 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले चरण में किया जाना है। इसे विधानसभा के अगले मास शुरू होने वाले बजट सत्र में मंजूरी मिलने के आसार हैं। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत देश में 3 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य तय किया है। योजना का लाभ मध्य प्रदेश में अधिक लोगों को दिलाने के इरादे से प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना को पीएम आवास योजना से लिंक करने की तैयारी में है, जिससे गरीब महिलाओं को लाडली बहना के साथ आवास योजना का भी लाभ मिल सके। आवासों के लिए राज्यांश के तौर पर अदा की जाने वाली राशि के लिए ही बजट में 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की तैयारी है। बता दें कि बीते साल शुरू हुई लाडली बहना योजना में 1.5 लाख महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। इसे समयबद्ध तरीके से 3000 रुपए मासिक किए जाने की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। डीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो बिल्कुल आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बड़ी खबर बड़ी बहस में हमारे साथ पैनल पर आज पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी स्टूडियो से मौजूद है। साथ में बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जी और कांग्रेस से राजकुमार उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, आपसे जानेंगे, अब जिस तरीके से देखा जाए, पहले लाडली बहना योजना, अब उसके बाद लाडली बहनों को पक्के मकान। हाँ बिल्कुल इरम, देखिए हालांकि महिला कल्याण की दिशा में जो मध्य प्रदेश में जितना काम हुए हैं, सो एक मुझे लगता है कि अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाहे पूर्ववर्ती शिवराज सरकार हो या मौजूदा डॉक्टर मोहन यादव सरकार हो, लगातार इस दिशा में काम कर रही है। और अब जो खबर है वो यही है कि जो लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाएँ हैं उन्हें पक्के आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना कर दिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो लाडली बहना योजना है उससे लिंकअप की जा सकती है। तो इस तरह की खबरें, और बताया ये भी जा रहा है कि देखिए जो विभाग है उसने प्रस्ताव बनाकर भेजा है और इसमें अगर मंजूरी होती तो निश्चित तौर पर जो बजट सत्र है 1 जुलाई से, उसमें उसका प्रावधान किया जा सकता है। क्योंकि देखिए पीएम आवास योजना में राज्यांश भी मिलाना होता है और उसके लिए 2500 करोड़ के बजट की व्यवस्था राज्य सरकार करने की तैयारी में है। तो अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि पक्का आवास एक तरीके से हर परिवार का एक सपना होता है, हर व्यक्ति का एक सपना होता है। कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो बरसों से पूरा जीवन अपने झुग्गी में या किसी कच्चे मकान में गुजार देते हैं। वो पक्का आवास क्योंकि अब महंगाई के इस दौर में स्वाभाविक तौर पर आज की तारीख में एक मकान बना पाने का जो सपना है वो पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे में अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सहयोग करती हैं, मदद करती हैं, तो हालांकि जो प्रावधान है 2,40,000 का शायद शहरी क्षेत्र में है और बाकी 2.25 के आसपास जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो अब 2.5 लाख रुपए भी अगर मिल जाते हैं पक्का मकान बनाने के लिए तो मुझे लगता है कि एक बड़ी राहत संबंधित व्यक्ति को, संबंधित महिलाओं को मिलेगी। क्योंकि महिलाओं को के नाम से अगर ये मकान होगा तो स्वाभाविक तौर पर वो ज़्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत भी होंगे और परिवार की एक तरीके से देखिए उनका भी एक महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। राजकुमार जी, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से देखा जाए लाडली बहना योजना का लगातार विरोध करते आए हैं आपने कहा है, विधानसभा चुनाव में भी देखा हमने कि किस तरीके से गेम चेंजर साबित हुई, लोकसभा चुनाव में भी हमने कहीं ना कहीं इसकी झलक देखी। अब आप क्या कहेंगे, पहले लाडली बहना योजना जिस तरीके से लाई गई, उसके बाद अब लाडली बहनों को पक्के मकान भी मुहैया कराए जाएंगे? राजकुमार जी, लाडली बहना के मामले में झूठ जो बोल रही है वो
भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार बोल रही है। उन्होंने चुनाव के पहले कहा था कि 3,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे बहनों को, उनको भ्रम में रखा और अभी भी यही हाल है कि अभी भी 1,285 रुपए आ रहे हैं। तो झूठ और फरेब तो लाडली बहना के रूप में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करा। चुनाव बीतने के बाद भी आज तक मुझे लग रहा है 1,250 से ज्यादा बनी नहीं कहीं आगे। और जहां तक प्रधानमंत्री आवास की योजना की बात आ रही है, तो जब आवास किसी को देना है, हम आवास का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसमें सब रह सके, सबके ऊपर छत हो, यही एक परिकल्पना देश में होना चाहिए, क्योंकि सबका अधिकार है समान रूप से रहवास, भोजन, आवास। तो लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि लगातार चिंताजनक है कि घटिया गुणवत्ता वाले गेहूं, चावल, शक्कर राशन लेकर बांट रहे हैं राशन दुकानों में। राशन दुकानों में भ्रष्टाचार हो रहा है, राशन दुकानों की जांचें नहीं हो पा रही है, जांच हो रही है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई ना कोई घोटाले आप देख लीजिए, शहडोल देख लीजिए, सतना देख लीजिए। अभी कल ही कोई एक वहां पर सतना के पास में एक मामला उठा था जहाँ खनन माफिया और राशन मिलावट खोरों पे कार्रवाई की बात आई, तो वहां पर भी अधिकारियों को दो मुंह पे देखना पड़ रहा है। तो बड़ी परेशानी ये आ रही है कि आप बोल तो देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास में भी बड़े घोटाले हो रहे हैं। जहाँ तक कई लोगों ने प्रधानमंत्री आवास की राशि पहली किस्त ले ली है, परंतु जहाँ तक कई लोगों को अभी भी उन राशियों का उपयोग नहीं कर पाए, मकान बन नहीं पाया है या बना है तो आधा अधूरा है। तो उस राशि का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, इसकी भी सतत निगरानी सरकार को करने की जिम्मेदारी है। वंदना जी से जवाब लेती हूँ मैं। उन लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो, चाहे स्थानीय नगरीय प्रशासन के हो, चाहे जिला प्रशासन के हो। वंदना जी क्या कहेंगे आप इस पर? नमस्कार एरम जी, नमस्कार रवि जी, नमस्कार उपाध्याय जी। देखिए एरम जी, सबसे पहले तो ये इनको मैं कुछ तथ्य बता दूं जिनसे ये क्लियर हो जाएगा इन्हें कि राज्य सरकार ने क्या क्या किया है पिछले 6 महीनों में, जब से मोहन यादव जी की सरकार आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आने के बाद से लाडली बहनों के खाते में लगभग 10,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। लगभग 75,000 लाडली बालिकाओं के खाते में 24 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। सीहोर से आष्टा में 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, हजारों को मिलेगा रोजगार। केन बेतवा लिंक परियोजना में 24,290 करोड़ के राशि का आवंटन किया गया है। एमएसपी, जिसका विषय सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी उठाती आई है, उसमें लगभग 50,000 मैट्रिक टन को गेहूं को हमने एमएसपी पर किसानों से खरीदा है। और पिछले साल की तुलना में इस साल जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो भी 26% अधिक है। 6 महीने में प्रदेश ने 1990 करोड़ का राजस्व सरकार को ने हासिल किया है। 80 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1,800 करोड़ से अधिक की किसान सम्मान निधि दी गई है और उज्ज्वला योजना के तहत 118 करोड़ की राशि दी गई है और 6 महीने में 11,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। तो ये कुछ जो मेन हमारे मुख्यमंत्री जी के जो उस दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुख्य बिंदु थे वो मैं आपको बताना चाह रही थी। तो जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, तो आप देखिए, एक मुख्यमंत्री जो 6 महीने पुराने नवनियुक्त ही कह लीजिए उन्हें, अगर वो इतना अपने अंदर दम रखते हैं कि 3 महीने आचार संहिता लगी रही और 3 महीने में उन्होंने जितना भी कार्य किया है उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर वो मीडिया से 2-2 बार एक हफ्ते में अगर साक्षात्कार कर रहे हैं, 2-2 बार मीडिया के लिए इतनी सहजता और सरलता के साथ अवेलेबल है और हर प्रश्न का उत्तर देते हैं जो भी मीडिया जन पूछते हैं। उसके अलावा आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने ताबड़तोड़ बैठकें करी आचार संहिता खत्म होने के बाद। उन्होंने किस प्रकार से जितने भी मंत्री हैं उनसे ये कहा है कि आपके जो गारंटी कार्ड है उसमें से आपके जो मंत्रालय से रिलेटेड जो भी गारंटीज है मोदी जी की, तत्काल उन पर आप प्रेजेंटेशन बनाइए, उस पर कार्य क्या रोड मैप क्या है वो आप हमें दीजिए और उस पर कार्य करना शुरू करिए। उसके अलावा कानून व्यवस्था और सुशासन की जो हम हमेशा बात करते आए हैं और हमारी गारंटीज में से भी एक है, तो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कलेक्टर आईजीज की भी उन्होंने एक वर्चुअल बैठक ली है।
उसके अलावा एक बिंदु जो रहता है वो होता है कि जब हम कहीं किसी भी राज्य में रह रहे हैं या किसी भी देश में रह रहे हैं तो हमें सामाजिक कल्याण के कार्य भी करने होते हैं। तो आपने देखा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जो पुराने कुएं बावड़ी तालाब थे उनका गहरीकरण, उनका संरक्षण करने का भी कार्य किया है। उसके अलावा हमने ये तय किया है कि इस साल को हम गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएंगे। हमारी जो गौएं हैं, गाय हमारी माता है, वैसे भी हमारे देश में गाय को माता समान माना जाता है, तो उसकी रक्षा का भी संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया है। उसके पूर्व में आपने देखा जब आचार संहिता नहीं लगी थी, उसके पहले जब वो कार्य कर रहे थे तब आपने देखा हरदा में किस प्रकार से उन्होंने संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिए, किस तरह से उन्होंने रेत माफियाओं के ऊपर उनके सामान की जब्ती कराकर उन लोगों के मनोबल को तोड़ा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो इस प्रकार से एक्शन मोड में कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि कार्य नहीं कर रहे हैं? हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठे हुए हैं, बताएं कौन सा कार्य नहीं हुआ है। हेलो रवि जी, सुना आपने, क्या कहेंगे आप इस पर? जी वंदना जी, सुन ली मैंने आपकी बात। बिल्कुल इरम, लेकिन देखिए हालांकि कल्याणकारी योजना है, नो डाउट। मध्य प्रदेश में मैंने पहले भी कहा कि महिलाओं के हित में कई कदम उठाए गए हैं, और चाहे वो स्व सहायता समूह बनाने के माध्यम से महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हों, और देखिए उसी का नतीजा है कि 182 सीट विधानसभा सीटों पर महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की, और एक तरीके से ये गेम चेंजर बना। ये चाहे वो लाडली बहना योजना हो या स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का नेटवर्क तैयार करने का मामला हो, तो ये तमाम इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल को मिलते रहा। जहाँ तक देखिए ये जो 3,000 रुपये वाली बात कई बार मैंने सुनी, आपको भी ध्यान होगा कि देखिए जब पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भाषण कहते थे तो वो गिनती गिनाते थे, पहले 1000, फिर 1250, फिर 1500, फिर 1750, 2,500, फिर 2250, फिर ऐसा उन्होंने पूरा काउंट करके बताया था कि कैसे 3,000 करना है। तो अभी तो 1250 ही है इरम। मुझे लगता है कि एकदम से 3,000, उनका कहना यह था जब उन्होंने घोषणा की थी कि मैं 3,000 तक इसको ले जाना चाहता हूँ, और लेकिन अब एकदम से 3,000 हो जाए ये तो ना तो राज्य की आर्थिक स्थिति के लिहाज से ठीक है, और ना अगर उत्तरोत्तर इसमें, जिस तरीके सरकार ने भी यही बात कही थी कि उत्तरोत्तर इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। अगर आप पहले देखिए 1000 से शुरुआत हुई थी, 1250 की, फिर हो सकता है 1500 हो जाए, फिर उसके बाद 1750। लेकिन रवि जी, लेकिन एक बात और मैं इसलिए स्पष्ट ये बात कही कि देखिए कई बार ये बात आई है कि साहब वो तो 3,000 का बोला था और दिया नहीं, तो 3,000 का वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना कहा गया था कि एक गेम चेंजर साबित हुई है। नहीं देखिए, हालांकि जो मैंने कहा वो वंदना जी को बोलना चाहता, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ा कि भाई बात ऐसी नहीं, इस तरह की थी। खैर ठीक है, वो बेहतर है, हम तो कहें 3 नहीं और बल्कि 5 मिले, 6 मिले और अच्छी बात है। सवाल यही है इरम कि देखिए जो नगद बांटने वाली जो स्कीम्स हैं वो ज़्यादातर कई राज्यों के लिए, मतलब ख़ास करके सरकार के आर्थिक हालत के लिहाज से ठीक साबित नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में का लाभ महिलाओं को मिलता है तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि 1000-1200 रुपये तो ऐसा है कि महीने में खर्च हो जाते हैं, लेकिन अगर 2.5 लाख में अगर एक पक्का मकान मिल जाता है तो निश्चित तौर पर वो उनके एक पूरे परिवार के लिए, ना केवल उस महिला के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए एक बड़ी सहायता हो जाएगी। और ख़ास करके अब बहरहाल इस बात में इतना ज़रूर है कि इसमें इतना ध्यान रखा जाए कि दलाल ना सक्रिय हों, नहीं तो वो कहें कि साहब पहले 40,000 हमें दो, फिर आपकी राशि मंजूर होगी। उस पर ज़रूर एक तगड़ी नियंत्रण और निगरानी की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आपको ध्यान होगा कि जब पिछली सरकार में भी खुद मुख्यमंत्री कहते थे कि अगर इस तरह की कहीं शिकायत मिली तो छोड़ा नहीं जाएगा, और इस तरह की शिकायत अगर किसी की है तो वो भेजे। मतलब शिकायत तो थी, तभी तो मुख्यमंत्री को कहना पड़ा था कि इस तरह की कई गड़बड़ियाँ होती, कोई पैसा मांगता तो उसके खिलाफ का। तो मुझे लगता है कि अब अगर नए सिरे से ये योजना, मतलब नए सिरे से इसलिए कह रहा हूँ कि नई सरकार में अगर अब पीएम आवास योजना को इम्प्लीमेंट किया जाना है तो कम से कम उन गरीबों को तो छोड़ दिया जाए जो वो कहाँ से 40,000 50,000 रुपये किसी प्रतिनिधि को देंगे तब जाके उन्हें वो राशि हासिल होगी।
मुझे लगता है कि इस तरह की शिकायतों पे या इस तरह की मामलों में तगड़ी निगरानी की जरूरत है। चलिए तभी वो आपकी बात का जवाब मैं लूंगी वंदना जी से, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब राजकुमार जी आप बताइए, क्या कहेंगे? आप सुना आपने, आपके जवाब में वंदना जी ने कही बात का जवाब अभी भी पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा रवि जी ने जरूर ये बात, मैंने जो बात कही थी कि कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के पैसे जारी हो गए हैं, अब वो क्यों, किसके पास पहुंचे, क्यों मकान नहीं बन पाया, पहली किस्त मिली तो आखिर में कई नगरीय निकायों पर आप देखिए, कई पंचायतों में आज भी नोटिस जारी हो रहा है कि कितने मकान बने हैं, उसका उल्लेख होना चाहिए, उनके घर पर लिखाना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास द्वारा पहली किस्त, दूसरी किस्त के बाद संपूर्ण, अगर पहली किस्त देने के बाद भी अगर कोई काम नहीं हुए तो कई लोगों के, मुझे जहाँ तक जानकारी है, कई स्थानीय निकायों में अभी भी पहली किस्त के बाद भी मकान का निर्माण नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ा घोटाला है प्रधानमंत्री आवास घोटाले के रूप में। और बता रहे भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार की तो जनक पार्टी हो गई है यहाँ मध्य प्रदेश में। अब आप देख रहे हैं पेपर लीक हो रही, नर्सिंग कॉलेज घोटाला हो रहा है, अब तालाब जो मैदान दिखता है लेकिन वो तालाब हो जाता है। आप कई चीज देख लीजिए कि जहाँ जहाँ नगर पालिका, नगरीय पंचायत, जनपद, जिला पंचायत है, उसमें बहुत सारी इसमें विडम्बनाएं हैं, भ्रष्टाचार भरपूर चल रहा है और जिसकी सुनवाई कहीं कोई नहीं हो रही, उन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। जब जब इन पर स्थानीय निकायों पर शिकंजा कसने की बात आती है तो नेतागण अपने अपने सरकार है या अपनी परिषद है तो वो बचाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में आप देख लीजिए कि जब ऑडिट हो इनका तो सारी चीजें आपकी साफ आ जाए। और अभी तो इस समय पूरे मध्य प्रदेश में टैंकर माफिया, अभी तक राशन माफिया था, भू माफिया था, खनन माफिया था, पेपर लीक माफिया था, और यानी माफियाओं के नाम की गिनती बढ़ती जा रही है। उसमें अब एक टैंकर माफिया भी जुड़ गया है। टैंकर माफिया में जो स्थानीय निकायों में जो पानी की आपूर्ति के लिए जिस प्रकार से टैंकरों का चल रहा है, उसका खेल बहुत बड़े पैमाने पे पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिसका खामियाजा सरकार को और आम जनता को भुगतना है और भुगतना पड़ रहा है। इसमें कर्ज ले लेके सरकार, दिन प्रतिदिन मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कर्ज नहीं बढ़ रहा है, और कर्ज बढ़ रहा है तो सरकारी संपत्ति जब बेची जाती तो औने पौने दामों में बेची जाती है। तो ये सारी नुकसान की भरपाई जनता पर ही आ रही है आखिर। तो क्यों नहीं आप इन पर कार्रवाई करते हैं? क्यों आप जब सरकारी संपत्ति, बड़ी संपत्तियों को बेचते हैं तो आप क्यों नहीं उसको सार्वजनिक तरीके से ज्यादा मूल्य वाले पे, कई जगह इन्होंने लाभ के लिए कई भूमाफियाओं ने भी इन पर काम किया और इस कर्ज से मुक्ति मध्य प्रदेश सरकार को नहीं मिल रही है। सरकार आंकड़ों पर नहीं, आप तो जो अभी हालात हैं उस पर चलेगी, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी चीजें पारदर्शिता से हो, सारी चीजें सामने आए, तब कहीं सरकार सफल होगी। कर्ज लेकर अपने मजे मारने के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जनता को लगातार कर्ज में डुबो रही है। चले वंदना जी क्या कहेंगे आप? सुन लिया आपने दोनों को ही। देखिए, पहले तो इनको कर्ज के विषय में मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय मध्य प्रदेश सरकार ने जो वर्ल्ड बैंक से जो लिमिट तय करी है उससे काफी कम कर्ज हमने लिया हुआ है। और जब हम कभी डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो कोई भी स्टेट हमेशा डेप्ट पे पैसा लेकर ही अपने डेवलपमेंट वर्क्स को करता है। तो ये इनका जो ये भ्रम ये फैलाते हैं कि कर्ज ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो ये एकदम गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। कमलनाथ जी जब सरकार में थे तब क्या उन्होंने कर्ज नहीं लिया था? कर्ज लेकर ही सरकारें कार्य करती हैं और उसी से ही स्टेट का डेवलपमेंट होता है, ये इनको पता है। लेकिन उसके बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तब वर्ल्ड बैंक से भी वो लोग लोन लेते रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं हो रही है। और अगर हम लिमिट से कम लोन ले रहे हैं तो फिर क्या आपत्ति है उसमें आपको? दूसरी चीज ये, जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और घोटालों की बात करते हैं तो नर्सिंग कॉलेज में तो कांग्रेस के कितने सारे नेताओं के नाम बाहर उजागर होकर आए हैं, उनका नाम ये क्यों नहीं लेते? भ्रष्टाचार की जब ये बात करते हैं तब ये कमलनाथ जी सरकार की बात क्यों नहीं करते? जब भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका था वल्लभ भवन, जब वहां पर तबादलों का अड्डा बन चुका था, अब भ्रष्टाचार, तब इन्हें भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता था। क्यों नहीं कर रही? और आज भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी माफियाओं पर, घोटालों पर, चाहे शिक्षा माफिया जबलपुर में हो, उन पर अगर चाबुक चला रहे हैं,
चाहे रेत माफियाओं पर हो, उन पर चाबुक चला रहे हैं। 300 कार्रवाई की गई है। 300 कलेक्टर महोदय का संज्ञान है, कलेक्टर महोदय को धन्यवाद है कि उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं से करा, परंतु चलित करने वाला ये सब बोलने से पहले ये भी देखा करिए कि एक 6 महीने पुराना नवनियुक्त मुख्यमंत्री अगर इतनी दृढ़ता के साथ कार्य कर रहा है, इतना संकल्पित होकर कार्य कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि अगर मध्य प्रदेश के स्वर्णिम विकास के लिए अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो एक विपक्ष होने के नाते, एक स्वच्छ विपक्ष होने के नाते उनके अच्छे कार्यों को सराहिए। हमेशा पुराना जो आप बाजा बजाते रहते हैं ये बंद करिए। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में विपक्ष भी बैठेगा और सरकार भी रहेगी। विपक्ष का ये काम है कि सरकार के अच्छे कामों की सराहना करे और गलत जो भी चीजें उन्हें लगे उसे उजागर करे, साथ साथ अच्छे सुझाव दे। ये एक स्वच्छ विपक्ष की भूमिका होती है। एक दूसरे वंदना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, राजकुमार जी की भी बात सुन लेते हैं। सक्रिय है, उन पर क्यों नहीं हो पा रहा जी? जी राजकुमार जी दोबारा बोलिए अपनी बात। माफिया और इन पर, जब खनन माफिया और अन्य माफिया रेत माफियाओं पर एक दिन में 300 कार्यवाही की गई थी। आपने उस दिन देखा था, एक दिन में 300 कार्यवाही आपने कभी सुनी है? आपके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में कभी हुई है 300 कार्यवाही? ये माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में हुई है। 300 कार्रवाई हुई है, इसका मतलब आप मानते हैं ना कि खनन माफिया जितने भी उनके इक्विपमेंट्स थे, देखिए जितने भी इक्विपमेंट थे सब जब्त कर लिए गए। तो इस जो आईपीसी की धाराएं बनी हुई है हम उनसे बंधे हुए हैं। खनन माफियाओं के लिए जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत हमने उनके सामान की जब्ती करी, उन पर एफआईआर दर्ज करी और अब हम उनके मनोबल को तोड़ने के लिए उनका सामान उनको वापस नहीं कर रहे। तो अब इससे ज्यादा जितना आईपीसी में है उससे ज्यादा दंड हम दे नहीं सकते और जितना हमारे बस में है बिल्कुल हम उनका मनोबल तोड़ने का कार्य कर रहे हैं और उन्हें ये कार्य नहीं करने देंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रतिबद्ध है। चले रवि जी एक आखिरी कमेंट आपसे लेंगे। बिल्कुल इरम, देखिए किसकी कमीज ज़्यादा सफ़ेद ये सब तो चलते रहेगा, लेकिन मेरा एक सुझाव ये है कि देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जो राशि, चाहे वो प्रधानमंत्री शहरी हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण हो, दोनों ही जगह मुझे लगता है कि राशि बहुत कम है। क्योंकि महंगाई के इस दौर में जब 400 रुपये की बोरी एक सीमेंट की आ रही हो, 6,000 रुपये कुंटल, 7,000 रुपये कुंटल लोहे के रेट हों, रेत का एक ट्रक 40-50 हज़ार से कम आता नहीं, ऐसी स्थिति में आप देखिए कैसे वो 2.5 लाख में, 2 लाख या 2.25 लाख में कैसे मकान बन पाता होगा। ये उस गरीब के दिल से ही पूछा जा सकता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये राशि थोड़ी महंगाई के अनुपात में बढ़ाई जानी चाहिए ताकि एक आसानी से वो परिवार अपना घर बना सके। और अगर ये ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एक वाकई में सराहनीय पहल हो जाएगी। रमेश बिल्कुल चले, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका भी, वंदना जी आपका भी और रवि जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं के लिए एक और खुशखबरी है। प्रदेश सरकार अब इन गरीब महिलाओं को पक्के मकान बनाकर भी देगी। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा करी। चर्चा के लिए पैनल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए TNN न्यूज़। नमस्कार।